नमस्ते मित्रों। आज फिर हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार को हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि आप बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके सही भी होते होंगे, लेकिन बहुत सारे गलत भी होते हैं। और आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सारे अनुच्छेद हमें याद हैं, फिर भी बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं, वहीं से पूछे जाते हैं। आज फिर हम मौलिक अधिकार को देखेंगे कि कैसे प्रश्न वहां से छूटने ना पाए, बिल्कुल एक एक प्रश्न सही होता जाए। आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाग 3 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कि यहाँ से यहाँ तक के अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 27 है। एक छोटा सा सिंपल चीज आप पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो अनुच्छेदों की संख्या है वो टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 27 है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि जब भी मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो आप सीधे शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 से। जैसे लगता है कि अनुच्छेद 14 से ही मौलिक अधिकार शुरू हो रहा है, जबकि 12 और 13 भी मौलिक अधिकार के ही भाग हैं। हम सबसे पहले आज अनुच्छेद 12 को देखते हैं। अनुच्छेद 12 ये क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य के अंग परिभाषित किए गए हैं। राज्य के अंग बताए गए हैं कि राज्य के कौन कौन से अंग होंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि यह जो राज्य है ये क्या है? क्या उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बात किया जा रहा है, मध्य प्रदेश, बिहार, जो भी भारत के प्रदेश हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, या कुछ और? तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि जो यह राज्य शब्द का प्रयोग होता है यह भारत के लिए प्रयोग होता है, संपूर्ण भारत के लिए प्रयोग होता है, न कि किसी प्रदेश के लिए प्रयोग होता है। समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए राज्य में शामिल क्या होता है। पहले हम राज्य के अंग न देख करके राज्य की एक रूपरेखा देखते हैं कि राज्य में शामिल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो शामिल होता है वो होता है निश्चित भूभाग। भूभाग राज्य होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे कि भारत का जो भूभाग है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो फिक्स है, वो घटता बढ़ता नहीं है। इसी तरह से दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि उनकी अपनी निश्चित सरकार होनी चाहिए। निश्चित सरकार होनी चाहिए। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के पास अपनी एक निश्चित सरकार होती है, केंद्रीय सरकार होती है, जैसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। ऐसे ही किसी न किसी पार्टी की कोई ना कोई एक निश्चित सरकार होती है, बिना सरकार के भारत नहीं चलता है। तीसरे स्थान पे हम देखते हैं कि एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। और आपको पता होगा कि प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत में जनगणना की जाती है। जो पिछला जनगणना 2011 में किया गया, अगला 2021 में किया जाना है। तो 10 वर्षों के लिए हमारी जनसंख्या फिक्स मानी जाती है। जब भी हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो 2011 से प्रश्न पूछे जाते हैं और वही आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, न कि जैसे जैसे प्रतिदिन जनसंख्या में कुछ बढ़ोतरी होती है, कुछ लोगों का जन्म होता है, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये नहीं देखा जाता है। तो हमारे पास एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। और चौथे स्थान पे है संप्रभुता। संप्रभुता संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा निकाय जिसपे आंतरिक और बाह्य रूप से हम नियंत्रण स्थापित न कर सकें, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि कोई भी एक संस्था जो आंतरिक और बाह्य रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो। तो भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। यह विश्व के अन्य देशों से स्वतंत्र है इस रूप में कि अन्य देशों की वह बात आंतरिक और बाह्य रूप से माने या ना माने, यह भारत के अपने ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका शक्तिशाली देश है और भारत के ऊपर दबाव बनाता है कि आप मेरी बात मान लीजिए और भारत को मानना पड़े, या पाकिस्तान बार बार आतंकवादी संगठन तैयार करता है और भारत पे अटैक कराता है तो भारत उसको माने। ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत बिल्कुल
स्वतंत्र है स्वयं का निर्णय लेने के लिए। तो चार चीजें, निश्चित भूभाग, निश्चित सरकार, निश्चित जनसंख्या और संप्रभुता, जिनके पास होती है वही राज्य होता है। ठीक, तो भारत एक राज्य हो गया। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संवैधानिक दृष्टि से भारत है, विकल्प में रहेगा राज्य है, देश है, प्रांत है, राष्ट्र है। तो सामान्य सी बात है कि आप देश या राष्ट्र पे ट्रिक करेंगे, लेकिन भारत क्या है? राज्य है। जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह पे लिखा हुआ है कि राज्य ऐसे कानून नहीं बनाएगा, राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा, राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो राज्य मतलब कौन करेगा? भारत करेगा, न कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की बात होती है। अनुच्छेद मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 12 में, नीति निर्देशक तत्व के लिए अनुच्छेद 12 में जो बातें की गई हैं वही राज्य है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के बारे में की गई हैं वो अनुच्छेद 152 में की गई हैं, 152। यहां पे बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में वहां पे राज्य शब्द की व्याख्या की गई है, जिसे हम राज्य बोलते हैं, वास्तव में प्रांत कहलाता है। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आया कि राज्य में क्या शामिल होगा। यहाँ पे एक और चीजें हम देखते हैं, पूछा जाता है कि राज्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संप्रभुता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संप्रभुता। विकल्प में चारों ऑप्शन दिए होंगे। कैसे? देखिए, अगर हम देखते हैं कि यूपी को ले लेते हैं अपने, तो यूपी के पास एक निश्चित भूभाग है, यूपी के पास निश्चित सरकार भी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, यूपी के पास भी अपनी जनसंख्या है, प्रत्येक 10 वर्ष पे यहां भी जनगणना की जाती है। लेकिन संप्रभुता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार किसी राज्य के पास नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश या किसी भी ऐसे प्रांत के ऊपर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होता है, वे स्वतंत्र नहीं होते हैं। वहां का जो मुख्यमंत्री होता है उनके ऊपर राज्यपाल प्रमुख होते हैं, जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य न होकर के उत्तर प्रदेश एक प्रांत होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, राज्य के अंग देखते हैं। राज्य के अंग में कौन कौन शामिल है, जो कि अनुच्छेद 12 में बात की गई है। राज्य के अंग में भी 4 चीजें शामिल हैं। पहला है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय संसद, केंद्रीय संसद। दूसरा है राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल। और तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा है अन्य प्राधिकारी। ये 4 चीजें राज्य के अंग हैं। केंद्र की सरकार और केंद्र का संसद, राज्य की सरकार और राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, यह राज्य के अंग बताए गए हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन राज्य है, जैसे कि बीसीसीआई को अभी हाल ही में शामिल किया गया है, वो भी एक राज्य की श्रेणी में आता है, वो विधि बना सकता है। हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिनके पास विधि बनाने का अधिकार होता है, अपना नियम बनाने का अधिकार होता है, भारत पेट्रोलियम निगम, LIC भारत जीवन बीमा निगम, इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि राज्य की श्रेणी में आती हैं। तो ये राज्य के 4 अंग बताए गए हैं अनुच्छेद 12 में। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 13 को, जो कि आप बहुत कम पढ़ते हैं, शायद से पढ़े भी नहीं होंगे। अनुच्छेद 13 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हम एक एक प्रश्न को धीरे धीरे डील करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे विशिष्ट अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13 है।
भारतीय संविधान का सबसे विशिष्ट अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13 है। ऐसा क्या है इसमें कि यह सबसे विशिष्ट हो गया? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है इसे, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच। सीधे प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 13 है। क्यों यह मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है? क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको आप पढ़े भी होंगे, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 13 के माध्यम से मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी बनाई गई ऐसी विधि को जो मौलिक अधिकारों में नकारात्मक परिवर्तन करता हो उसे कम कर सकती है या शून्य भी कर सकती है। कई परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेशों को फिर दोबारा बदल सकती है या उसमें उसे हटा सकती है, तो उसके भी हम न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जो यह अधिकार या शक्ति मिली हुई है वो अनुच्छेद 13 के माध्यम से मिली हुई है। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो कोई भी मौलिक अधिकार कम नहीं होगा नकारात्मक दृष्टिकोण से, और यह कौन कह रहा है? अनुच्छेद 13 कह रहा है। तो यह मौलिक अधिकार का क्या हुआ? सुरक्षा कवच हुआ। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दे रहा है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13 दे रहा है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह अमेरिकी संविधान से, अमेरिका से लिया गया है। कई बार प्रश्नों में यह पूछा गया है, तो आप यहां भी याद रखिए कि न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 13 में ही कुछ और भी चीजों को हम देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे एक आच्छादन का सिद्धांत होता है, आच्छादन का सिद्धांत, बस इतना याद रखिए कि आच्छादन का सिद्धांत जो है वो किस अनुच्छेद में है? आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में है। फिर कुछ और भी चीजों को हम यहीं पे देख लेते हैं। भीखा जी बनाम भारत संघ, भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो मामला है यह किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश का जो मामला है वो अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश का जो मामला है वो किससे जुड़ा हुआ है? मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं। यूपीएसआई, यूपीपी और पीसीएस स्तर तक के परीक्षाओं में यहाँ से यह प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 13 जो आच्छादन का सिद्धांत है या पृथक्करण का सिद्धांत है वो क्या कहता है? तो हम सीधे देखते हैं कि भारत में विधि दो तरह की है, विधि दो तरह की है। एक विधि जो है वो स्वतंत्रता के पहले की है, और एक विधि जो स्वतंत्रता के बाद की है। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान बनने के पहले की विधि और भारतीय संविधान बनने के बाद की विधि, तो इन दोनों विधियों पर अनुच्छेद 13 लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसी विधियां हैं, ऐसे कानून हैं जो स्वतंत्रता के पहले के हैं और वर्तमान में लागू होते हैं, और बहुत सारे कानून हैं जो स्वतंत्रता के बाद बने हैं। इन दोनों विधियों में से कोई भी विधि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उनका हनन करती है, तो वह विधि खत्म हो जाएगी, वह शून्य मानी जाएगी। उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर सकते हैं यदि वह स्वतंत्रता के पहले का है, स्वतंत्रता के बाद का है, इससे मतलब नहीं है। बस मौलिक अधिकार का वो हनन न करना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें हम अनुच्छेद 13 के बारे में बहुत छोटी सी चीजें देखें। सुरक्षा कवच कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, अमेरिका से लिया गया है। आच्छादन का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 13 में है। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश का जो मामला है वो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। विधि शब्द के लिए स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद की सभी विधियों पर यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 13 का सहारा ले सकते हैं। ठीक, तो हम आगे देखते हैं।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है ये आप बहुत बार पढ़े होंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह मामला आप बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत सारी जगहों पे आता है, प्रस्तावना में भी यह मामला आता है। यहाँ पे अनुच्छेद 13 में हमें केवल इतना देखना है कि विधि क्या है और किसके लिए लागू होता है। इसका जो निर्णय लिया गया वो किस मामले में लिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में लिया गया। अनुच्छेद 13 के लिए विधि क्या है, विधि किसको कहेंगे, यह जो निर्णय लिया गया वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में लिया गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी है। आगे देखते हैं हम अनुच्छेदों को, अब आगे पढ़ते हैं जहां से आप पढ़ना शुरू करते हैं, अनुच्छेद 12 से 35। तो 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं उनको हम देखते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह मूल रूप से जब संविधान का निर्माण किया गया तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कई बार प्रश्न यहीं से पूछा गया कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6 हैं। क्या निकल गया? संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो अनुच्छेद 19(1)(च) में वर्णित था और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 7 था, वर्तमान में 6 है। क्या समाप्त हो गया? संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त हो गया। कहां पे वर्णित था? अनुच्छेद 19(1)(च) में वर्णित था और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब कहां चला गया? अब है यह अनुच्छेद 300 क में। क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक, तो यहाँ पे यह ध्यान दीजिए कि पहले यह 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में वर्णित था, अब कहाँ है? 300 क में है। अब कैसा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। पहले यह कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। यहाँ पे एक और भी चीज ध्यान दीजिए कि बहुत सारे बच्चों को 42वें और 44वें संविधान संशोधन में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा होगा। तो सीधे तौर पे याद रखिए, 42वां संविधान जो है वो भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। इसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है और यह सबसे प्रमुख रूप से प्रस्तावना के लिए याद किया जाता है कि 3 नए शब्द जोड़े गए। तो प्रस्तावना पहले आता है तो 42 पहले आएगा। जो संपत्ति का अधिकार या मौलिक अधिकार है वो बाद में आता है तो 44 बाद में आएगा। तो 42 कंफर्म प्रस्तावना के लिए और 44 जो है वो किसके लिए? संपत्ति के अधिकार के लिए समाप्त किया गया। तो इतनी बेसिक चीजें आपको पता भी होंगी, बहुत बार आप पढ़े होंगे। कुछ और चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो सबसे पहला है वो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार पहला पॉइंट है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात की गई है। तो अब यहां देखिए, एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था कि समानता के अधिकार के तहत कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो 5 अनुच्छेद शामिल हैं, 4 नहीं है। 14, 4, 18 नहीं होता है,
14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 अनुच्छेद शामिल है। तुरंत कंफ्यूजन हो जाता है कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं, 5 है। जैसे मैंने ऊपर लिख दिया कि 12 से 35 तक कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं, 27 है। ठीक, अब इसमें हम एक एक अनुच्छेदों को देखेंगे, फिर हम लोग समानता के अधिकार के बाद जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। तो समानता के अधिकार में हम लोग पहला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 सभी लोगों को याद रहता है, बहुत ही आसान है। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। देखने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में कोई भी हो, उसके लिए भारतीय नियम, भारतीय विधि कानून जो है समान है, सबके लिए समान रूप से लागू होगा। वो भारत का कोई भी व्यक्ति हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री हो, आईएएस पीसीएस अधिकारी हो, ठेला चलाने वाले मजदूर हो, सबके लिए भारत का विधि समान रूप से लागू होता है। अब यहां से जो प्रश्न उठते हैं वो बड़ी तेजी से गलत होते हैं। यूपीपी और यूपीएसआई में भी यहां से प्रश्न पूछे गए और गलत हुए लोगों के। अब देखिए, ये जो विधि के समक्ष समानता है, यह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। और इसी अनुच्छेद में एक और बातें शामिल हैं जिसको हम कहते हैं विधि का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण जो कि अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। बहुत सामान्य सा अंतर है। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि एक ही डंडे से सबको हाँकना, तो ये व्यवहार ठीक है? नहीं है। विधि के समक्ष समानता की जो बात की गई है उसमें कहा गया कि सबके लिए एक जैसा कानून होगा, तो यही बात हुआ कि सबको एक डंडे से हाँकना। फिर से देखते हैं, विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, ये नकारात्मक अवधारणा है। यह कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। यह प्राकृतिक न्याय है, जिसे हम नैसर्गिक न्याय भी कहते हैं। नकारात्मक अवधारणा है, प्राकृतिक न्याय इसमें शामिल है, नैसर्गिक न्याय है, और यह डायरकी जो विधि का शासन शब्द से लिया गया है, ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। कैसे नकारात्मक है, कैसे प्राकृतिक है, देखते हैं। प्राकृतिक न्याय जो होता है वो सबके लिए समान रूप से लाभप्रद हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे बारिश हो रही है तो किसी के लिए वही बारिश लाभप्रद होगी और किसी के लिए वही बारिश हानि का कारण बन सकती है। किसानों के लिए बारिश बड़ी लाभ की बात है, बारिश हो रही है, उनको पानी नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन उसी दिन किसी व्यक्ति का छत लग रहा हो, 10 लाख रुपए खर्च करके वो छत लगवा रहा हो, बहुत तेज बारिश हो जाए तो उसके लिए वह बारिश नुकसानदेह साबित होती है। किसी के घर शादी विवाह का फंक्शन हो तो उसके लिए वह बारिश नुकसानदेह साबित होती है। उसी तरह विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है, सबको एक डंडे से हाँका जा रहा है। प्राकृतिक न्याय इसी में शामिल है। नैसर्गिक और प्राकृतिक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बात एक ही है, शब्द अलग हो जा रहे हैं। भारत में इसको भी अपनाया गया, इसको भी अपनाया गया, दोनों चीजें अपनाई गई। अब देख समझते हैं, भारत में एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, सामान्य वर्ग है, सबके लिए कुछ नियम कानून अलग अलग बनाए गए हैं। भर्तियों में भी कुछ अलग अलग नियम कानून बनाए जाते हैं। तो विधि के समक्ष समानता लागू कहाँ होता है? नहीं लागू होता, होना भी नहीं चाहिए। कोई विकलांग व्यक्ति है, उसको भी अगर आप कहेंगे कि उतना ही परफॉर्मेंस दिखाए जितना एक सामान्य व्यक्ति दिखाता है,
तो दोनों के साथ न्याय नहीं होगा। भाई विकलांग है तो उसे कुछ ना कुछ छूट जरूर मिलनी चाहिए। कोई आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसे हम कुछ छूट नहीं देंगे तो न्याय कहां से हुआ? तो न्याय हुआ ही नहीं। तो विधि के समक्ष समानता नकारात्मक हो गया। हाँ, यह प्रश्न पूछा गया कि किसमें प्राकृतिक न्याय शामिल है? अनुच्छेद 14 में। किसमें नैसर्गिक न्याय की बात की गई है? अनुच्छेद 14 में। अब हम देखते हैं विधि का समान संरक्षण शब्द, जो कि अनुच्छेद 14 का ही भाग है, ये भी उसी अनुच्छेद में शामिल है। विधि का समान संरक्षण शब्द का मतलब ये है कि राज्य अपने लोगों के हितों के लिए, राज्य अपने लोगों के हितों के लिए सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए अलग अलग विधियों का निर्माण कर सकती है। यह भी यूपीएसआई का एक प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में लोगों के साथ भेदभाव करने की अनुमति दी गई है? तो अनुच्छेद 14 ही है, क्योंकि आप तो केवल इतना पढ़ के छोड़ देते हैं विधि के समक्ष समानता, तो कहते हैं अनुच्छेद 14 में तो सब समानता की बात की गई है। इसी अनुच्छेद में असमानता की भी बात की गई है कि हम उनके साथ भेदभाव कर देंगे विधि का समान संरक्षण शब्द को लेकर के। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको 14 समझ में आया होगा कि जहां से प्रश्न उठते हैं जो आप गलत करते हैं। हम अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग, ये आपको याद होगा। धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर भारत में अब किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगा। धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 कहता है। कुछ और चीजों को देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5। अनुच्छेद 15 में कितने बातों की व्याख्या की गई है? 5। 1, 2, 3, 4, 5, यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 के अलावा कोई बात आती है तो वहां पे भेदभाव किया जाएगा। जैसे निवास स्थान, निवास स्थान के आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। ठीक, तो एक तरफ यह दिखाई दे रहा है कि बड़ी समानता की बात हो रही है, लेकिन निवास स्थान छूट गया, तो निवास स्थान के आधार पर हम क्या करेंगे? भेदभाव कर सकते हैं। कुछ और चीजों को यहाँ पे देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में ही यह इस बात की भी व्याख्या की गई है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, तालाब, पार्क या कोई भी जैसा जो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर आप किसी एक वर्ग विशेष को या किसी व्यक्ति को जाने से रोक नहीं सकते हैं। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है। इसी के साथ ही अनुच्छेद 15 को थोड़ा और हम लोग समझते हैं। महिला और बच्चे या बच्चों जो हैं, उनको हम विशेष रूप से कुछ प्रावधान बना करके कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 15 में ही कहा गया। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15(4) ये कहता है कि SC, ST, OBC जो कि भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको सामाजिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको हम आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 में ही यह बात कही गई है। यहां पर आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था,
लेकिन आपको अब याद होगा कि आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के तहत सामान्य वर्ग जो पिछड़ा है उसे भी आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार ने कर दिया है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है वो किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। तो अनुच्छेद 15 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसको आप ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 15 ही है। तो ये अनुच्छेद 15 को आप धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग 5 स्थान पे है। निवास स्थान के आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं, अन्य आधारों पर भी भेदभाव कर सकते हैं। महिला एवं बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है और अन्य वर्गों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को क्या प्रदान किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया। ईडब्ल्यूएस यानी कि सामान्य वर्ग को जो आरक्षण देने की बात की गई 124वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें क्या, कौन सा अनुच्छेद संशोधित होगा, अनुच्छेद 15 संशोधित होगा। आर्थिक रूप से वहां पर शामिल नहीं था। आरक्षण देने का प्रावधान क्या बनाया गया था, आरक्षण देने का प्रावधान बस इतना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो वर्ग पिछड़ा है। अगला अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 16 सभी लोगों को याद होगा, लोक सेवा में अवसर की समानता। लोक सेवा में अवसर की समानता क्या है इसका मतलब? इसका सीधा सीधा सा एक मतलब है कि लोक सेवा में अवसर की समानता, लोक सेवा यानी कि सरकारी सेवा, सभी लोगों को सरकारी नौकरी में समान अवसर उपलब्ध होंगे। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक सेवा में अवसर की समानता है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन शारीरिक एवं शैक्षणिक रूप से भेदभाव किया जाएगा। ये भी इसी में लिखा हुआ है अनुच्छेद 16 में ही। एक छात्र है जिसकी हाइट कम है, 5 फीट का है और वह दरोगा बनना चाहता है, तो अनुच्छेद 16 कह सकता है कि अरे लोक सेवा में अवसर की समानता, मैं भी दरोगा बनूंगा। लेकिन इसी में शारीरिक और शैक्षणिक रूप से यदि वह पात्र नहीं है तो उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। यह भी लोक सेवा में अवसर की समानता में ही शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे यह भी कहा गया है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। उसके लिए संसद कानून बनाएगा। सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है, केवल एक उदाहरण के रूप में, कि मान लीजिए तमिलनाडु राज्य है और वह यह कह दे कि मेरे राज्य में सिर्फ तमिलनाडु का मूल निवासी ही नौकरी कर सकता है, अन्य राज्य के लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसके लिए संसद कानून बना दे, तो फिर आप तमिलनाडु में नौकरी नहीं कर सकते हैं। किसी भी राज्य को इस तरह से हम देख सकते हैं। तो निवास स्थान के आधार पर अनुच्छेद 16 में भेदभाव किया गया है। अनुच्छेद 16 में ही हम देखते हैं कि SC, ST, OBC को आरक्षण की भी बात की गई है, यानी कि फिर भेदभाव की बात की गई कि OBC, SC, ST को क्या मिलेगा, आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के तहत इस बात की भी व्याख्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर है कि EWS को जो आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर, वो संशोधन किसमें होगा, अनुच्छेद 16 में होगा। यानी कि 15 और 16 में संशोधन करना अनिवार्य है लोक सेवा में अवसर की समानता को लेकर के। अगला अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 17 देखते हैं। अनुच्छेद 17 सबको याद है बिल्कुल से, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। भारत में यह एक बहुत बड़ी बीमारी बहुत पहले से चलती आ रही है, वर्तमान में भी है, छुआछूत। छुआछूत यानी एक विशेष वर्ग को छूने से इंकार कर देता है,
अपना शरीर, अपने कपड़े, अपने बर्तन को छूने नहीं देता है। अनुच्छेद 17 उस पर रोक लगाता है और कहता है कि छुआछूत एक अपराध की श्रेणी में आएगा और इस तरह अब भारत में छुआछूत का अंत होता है। लेकिन क्या एक अनुच्छेद बना देने से ही छुआछूत का अंत हो जाएगा? नहीं, जब तक शिक्षा का व्यापक रूप नहीं होगा तब तक छुआछूत का अंत नहीं होगा। एक और भी बात हम आपको याद दिला सकते हैं कि इस वर्तमान कोरोना काल में अनुच्छेद 17 को ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से छूने से इंकार करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक अनुच्छेद 17 है, छुआछूत का अंत, जिसको अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। दोनों याद रखिए आप। ठीक, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ये उपाधियां क्या है? ब्रिटिश हुकूमत काल में बहुत सारे लोगों को उपाधियां दी जाती थी, जैसे सर, नाइट, कैसरे हिंद। बहुत सारे लोगों को आपको याद ही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी उपाधि है, राजा राम मोहन राय राजा उपाधि है। ठीक, तो अब भारत में किसी को भी उपाधियां नहीं दी जाएंगी। ठीक, लेकिन शिक्षा में, विज्ञान में, यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में लोगों को पुरस्कार और अलंकरण दिए जाएंगे। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक को अलंकरण कहा जाता है जो ये सब चीजें दी जाती हैं, और ये उपाधियां हैं। तो अनुच्छेद 18 अलंकरण का अंत नहीं करता है, उपाधियों का अंत करता है। भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। भारत में बहुत पुरानी एक कुरीति चलती आ रही है कि एक विशेष वर्ग को अपने को छूने से, अपने कपड़ों को छूने से, अपने बर्तन को छूने से इंकार कर देता है, उसी को हम अस्पृश्यता कहते हैं या छुआछूत कहते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 जो है वह छुआछूत का अंत करता है। सभी लोग समाज में समान रूप से निवास करेंगे, समान रूप से रहेंगे, इस तरह की छुआछूत की विधि को समाप्त किया जाएगा। इसी के तहत 1955 अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया। अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 17 में जो है, अनुच्छेद 35 के तहत यह भी बातें कही गई हैं कि संसद इनके लिए दंडात्मक कानून बनाएगा जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 जो है, आप देखते हैं कि अनुच्छेद 35 कभी पढ़े नहीं है। अनुच्छेद 35 बहुत सारे अनुच्छेदों के लिए संसद को अधिकार दिया हुआ है कि वो उसके लिए समय समय पर नए कानूनों का निर्माण करती रहेगी। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत हम देखते हैं। अनुच्छेद 18 को हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत या उपाधि का प्रतिषेध भी कहा जाता है। उपाधियों का अंत का सीधा सा मतलब यह हुआ कि भारत के स्वतंत्रता के पहले औपनिवेशिक काल ब्रिटिश हुकूमत के समय बहुत सारे लोगों को उपाधियां दी जाती थी। राजा राम मोहन राय राजा उपाधि है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी उपाधि है, कैसरे हिंद उपाधि है। ठीक है, सर, नाइट, बहुत सारे लोगों को उपाधियां दी जाती थी। अब भारत में उपाधियों का अंत हो गया है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में लोगों को उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिए जाते रहेंगे और उन्हें अलंकरण कहा जाता है। अलंकरण कहा जाता है, वह उपाधियां नहीं है। बालाजी राघवन मामले में इस बात में
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यह अलंकरण है, इनको उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें उपाधियां दी जाती रहेंगी। इसके अतिरिक्त भारत रत्न लोगों को दिया जाएगा। यह उपाधियों की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन भारत रत्न के साथ यह भी कहा गया है कि जो भी भारत रत्न प्राप्त करता होंगे वो इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अपने नाम के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, जिसमें नकारात्मक प्रवृत्ति भी है। हम बात किए थे कि हमारा मौलिक अधिकार जो है अधिकांशतः नकारात्मक है, निषेधात्मक है, छूट देने के साथ साथ उस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कुछ अनुच्छेदों को आप देखें, आपको समझ में आया होगा। सीधे सीधे हम देखते हैं तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म वंश जन्म जाति लिंग के आधार पर विभेद का अंत, अनुच्छेद 16 लोक सेवा में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसे सामान्यतः ऐसे आप याद भी रखते हैं, लेकिन जो उसकी बारीक चीजें हैं वो आप पढ़ते नहीं है, उनको भी आप देख लीजिए। अगले वीडियो में हम आगे का जो अधिकार है उसे हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न वहां से उठते हैं और कौन से मामले हैं। मामलों को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मामले परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे पेपर को आप उठा के देखिए तो उसमें ऐसे मामले पूछे गए हैं कि बालाजी राघवन मामला किससे संबंधित है। ठीक, तो हम एक मामले पे वीडियो बना देंगे जो केवल भारत के संविधान से संबंधित जो प्रमुख मामले हैं उनको हम उसमें पढ़ेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। समझ में आ रहा है या कोई समस्याएं हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।